नमस्कार। मैं हूँ मुस्कान खान और आज से हम शुरू करने वाले हैं इतिहास की क्लासेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मतलब नॉर्मल सी बात है, हमारे मन में आता है कि जो पीछे का है, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। मतलब जो बीत गया वो हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें? मतलब नॉर्मल सी बात है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हम आगे देख सकते हैं, आगे लाइफ जिए ना, पीछे का क्यों पढ़ना। आज हम इतिहास को क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ना चाहिए, उस पर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के महत्व के बारे में। इतिहास हमारे अतीत का ज्ञान कराता है। इससे हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। नॉर्मल सी बात है कि हम सबके मन में आता है कि पहले लोग कैसे रहते होंगे, पहले की संस्कृति कैसे होगी, पहले लोग क्या खाते, क्या पीते, कैसे, कब, कहाँ और किस प्रकार रहते होंगे और कैसे उन्होंने अपने जीवन यापन किया होगा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह हमें इतिहास जानने के लिए मदद करता है। तो हम इसी के आगे बात करने वाले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि मानव ने भोजन, वस्त्र, आवास, कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान तथा कला का विकास कैसे किया। बात करते हैं कि पहले मानव कैसे रहता हुआ होगा, कैसे भोजन करता होगा। आज जो महंगी महंगी डिशेज मिलती है, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, हम अच्छे अच्छे आलीशान बंगलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। कृषि के लिए नई नई टेक्निक आ रही है, व्यापार के लिए अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, उद्योग करने के लिए भी हम स्टडी कर लेते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, स्कूल से हमें तैयार किया जाता है, शिक्षा हमें सरकार हमें प्रोवाइड कराती है और विज्ञान के बारे में भी हम पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन कला और उसके बारे में भी हम पढ़ लिख कर जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन होगा जिसने भोजन बनाया होगा, जिसने वस्त्र तैयार किया होगा, जिसने रहने के लिए मकान बनने चाहिए ऐसा सोचा होगा। कृषि की जा रही है, ये सबसे पहले कृषि किसने की होगी, व्यापार सबसे पहले किसने किया होगा, उद्योग किसने लगाया होगा, शिक्षा का ख्याल किसके मन में आया होगा, विज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का ख्याल किसके किसके मन में आया होगा, कला और विकास, ये सब किसके मन में आया होगा कि आज ये अपने चरम सीमा पर है। इसी सब का ज्ञान हमें इतिहास में मिलता है। आगे हम बात करते हैं, इससे प्राचीन काल के लोगों के रहन सहन, उनकी मान्यताएं, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज तथा उनके जीवन स्तर का ज्ञान होता है। हमें जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें प्राचीन काल में लोगों के रहने सहने का हमें पता चलता है। वो लोग क्या मान्यताएं मानते थे, जैसे कौन से देवी देवताओं, उनका क्या धर्म होगा, उनके क्या सामाजिक रीति रिवाज होंगे, उनके बारे में हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करें, इतिहास में हमें लेखन कला, लिपियों तथा भाषाओं के विकास का भी पता चलता है। लेखन कला सबसे पहले जिस इंसान ने सबसे पहले लिखना शुरू किया होगा, उसने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, किस चीज़ से लिखा होगा। जाहिर सी बात है, कलम तो उस मतलब प्राचीन काल में नहीं होगी। और लिपियाँ, उन्होंने वो सबसे पहले कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया होगा, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया होगा। इतिहास के अध्ययन से हमें अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीख मिलती है और भविष्य के निर्माण में सहायता मिलती है। इतिहास से पढ़कर हम जानते हैं कि जो पहले राजा महाराजा होंगे, जो हमारे पूर्वज होंगे, उन्होंने क्या क्या गलती की होगी जो हमें नहीं दोहरानी है और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। यही हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाता है तथा देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। आज इतिहास से ही हमें पता चलता है कि कैसे हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे थे और उसके बाद हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसी ख्याल से हमारे मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और हम एकता के साथ रहते हैं और हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए। इतिहास ही हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना भी सिखाता है। विविधता में एकता के बारे में बात करें तो भारत अनेक जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। यहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा, वेशभूषा, भोजन, रीति रिवाज और बोलियां पाई जाती है।
इसके बावजूद हम सब मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। यही विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। विभिन्न प्रजातियों और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण ही प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया है। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया है। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गुंथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। भारत में आने वाली प्रमुख जातियां या समुदाय के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में अनेक जातियां भारत आई और यहाँ की संस्कृति में मिल गई। सबसे पहले आर्य जाति भारत में आई। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण ही आर्यवर्त पड़ा था। आर्यावर्त का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्वी से पश्चिमी समुद्र तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारतभूमि भी था। आर्य के अलावा यूनानी, जिसको ग्रीक भी कहते हैं, और शक, कुषाण, हूण और तुर्क आदि जातियां भी भारत आई और यहाँ की संस्कृति में मिल गई। इन सभी ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया और सभ्य भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। इन सबके मेल से भारतीय संस्कृति समृद्ध और विशाल बनी। भाषाओं के विकास के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है। इसी में वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, जो भारत में उत्पन्न हुआ और भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में फैला, उस बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। 4वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। धर्म और संस्कृति के बारे में बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हो, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। आगे हम बात करें तो इन धर्मों ने मानवता, अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, क्षमा जैसे उच्च आदर्शों की शिक्षा दी है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईस्वी पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में सह ध्वनि बदलकर है हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है। इसीलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही समुदाय से। भारत की अगर राजनीतिक एकता के बारे में बात करें तो समय समय पर अनेक शासकों ने पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया और अपनी विजय यात्राओं द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित किया। जिन राजाओं ने हिमालय से केप कोमरिन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने तुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था, मौर्य वंश के इस शासक ने लगभग पूरे भारत को एक राज्य में संगठित किया। इन्होंने धर्म के प्रचार से लोगों को जोड़ा। आगे हम समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। गुप्त वंश के इस शासक ने दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य रहा था, हर्ष ने उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया और राज्य को संगठित रखा। वे एक महान प्रशासक और विद्वान संरक्षक थे। पुलकेशिन द्वितीय, जिनका शासनकाल 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक के मध्य था, चालुक्य वंश के इस शासक ने दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित किया। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोवेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विदेशियों, विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफ़ी करीब है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया गया। इतिहास के अध्ययन से मिलने वाले लाभ के बारे में हमें पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। इतिहास के अध्ययन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का ज्ञान होता है। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ती है। वर्तमान को समझने और भविष्य बनाने में सहायता मिलती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। पूर्वजों ने अनुभवों से सीख लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो वर्तमान की समस्याओं को मद्देनज़र भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से जुड़े और प्रभावित हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बराबरी करने के लिए यह उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। यानी कि प्राचीन काल में भी लोगों ने बहुत उन्नति की थी। उन्होंने नई नई चीज़ों के आविष्कार किए थे, हर नई चीज़ का पता लगाया था जो हमें नहीं पता था। उन्होंने कृषि का पता लगाया, कृषि कैसे होती है, भोजन कैसे बनता है, आग कैसे लगाई जाती है, सब चीज़ें उन्होंने ही शुरुआत की थी। लेकिन हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। हम यह नहीं भूल सकते कि प्राचीन काल में समाज में अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा था। निचले तबके के लोगों को, विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों, अस्पृश्य को जिस तरह अक्षम बना दिया गया था। प्राचीन काल के समाज में निचले तबके के लोगों को छूते तक नहीं थे, लोग देखते तक नहीं थे। उन्हें गांव से बाहर रखा जाता था। उन्हें मरे हुए पशु उठाकर ले जाने तक का ही काम दिया जाता था। और आगे बात करें तो वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असह्य थे। उन्होंने उनके दिमाग में ऐसी धारणा बना दी गई थी कि वह उसी लायक है, यानी कि वह ऐसी जाति में पैदा हुए हैं और वह निचले तबके के लोग हैं और उनको वही काम ही करना पड़ेगा, वह और कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। न्याय व्यवस्था महिलाओं के साथ भी भेदभाव करती थी। पुरुषों को हमेशा से भारत पुरुष प्रधान देश रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी इक्वलिटी आने लगी है। जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इन सभी असमानता को पुनर्जीवित और मजबूत करेंगे। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्रकृति और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है। यानी कि हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि प्राचीन काल में आपदाओं से हमने कैसे विजय हासिल कर ली थी, कैसे युद्धों में हम जीत गए थे और भविष्य के लिए हमें संबल दे सकती है। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा है। अतीत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। वो अन्याय, महिलाओं के साथ अत्याचार सब देखें। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत की लोकतांत्रिक एकीकरण और विकास के लिए बाधक है। यानी कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था, अलगाववाद, जो सब प्राचीन काल में होते आ रहे थे, वह अब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, एकीकरण और विकास के लिए बाधा बन सकता है।
जातिगत भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और यह सामान्य मसलों पर भी एकीकरण होने में बाधा पहुंचाता है। यानी कि यह जाति व्यवस्था जो प्राचीन काल से चली आ रही थी वो आज भी, चाहे लोग जितने भी पढ़ लिख ले, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं नीची जाति या ऊंची जाति आदि ऐसी कोई धारणा मन में रहती है। वह चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते, चाहे कोई कितना भी पढ़ ले। आज के टाइम में भी ये कहीं ना कहीं अटकी रही है। महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया गया है, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। हालांकि आज भी जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत में संविधान लागू हुआ था, तब से महिलाओं को मतदान का अधिकार था। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएं आज भी अपने पति, पिता आदि, भैया आदि से पूछकर ही मतदान करती है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का सच भी यही है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें इन दुराग्रहों की जड़ों को गहनता से जांचने परखने में मदद करता है। आगे हम संक्षेप में थोड़ा सा जान लें। प्राचीन भारत का इतिहास हमारे देश की गौरवशाली अतीत गाथा है। इससे हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, राजनीति और समाज के विकास का ज्ञान होता है। यह हमें एकता, सहयोग, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देता है। इसीलिए इतिहास का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत